हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमाचल जीके की क्लासेस में। जैसा कि हम सभी को मालूम है, इन क्लासेस में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो देवभूमि हिमाचल है, उसकी भूमि मतलब जिस जमीन पे आज हिमाचल है, वो पहाड़, वो जमीन किस तरीके से बनी। एक पहले अगला लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिकैप छोटा सा हम देखेंगे लास्ट लेक्चर का। हमने लास्ट लेक्चर में ये सब चीजें देखी थी कि मिथोलॉजी में जलंधर राक्षस की क्या कहानी है, जलंधर किस जमीन का नाम है, ये बनी कैसे, और साइंटिफिकली भी हमने देखा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरीके से समझाती है हिमालयों के निर्माण का। अर्थात हम देखते हैं कि हिमालयों के बीच में ही बसा हिमाचल की जो देवभूमि है वो कैसे बनी, ये थ्योरी कैसे बताती है, सबके बारे में हमने देखा था। ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा मैप आप लोगों को स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, इसमें जो लाल रंग की जो ये रेखाएं हैं, लाल रंग की जो ये लाइंस हैं, ये हिमालयाज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे पमेर नोट, हिंदू कुश माउंटेन और कुर्लुनशान माउंटेन जो है, ये आपस में जुड़ के दुनिया का सबसे ऊंचा, हम देखते हैं ऊंचा भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ऊंचा एक होता है पॉइंट। पर जब पॉइंट की देखो, एक यहाँ पे अच्छी बात है, ये हमने डिस्कस करा। एक चीज यहाँ पे क्लियर करते हैं, एग्जाम में आ जाता है कई बार हाईएस्ट पॉइंट, एग्जाम में कई बार आ जाता है हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है, HEIEST, हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है। तो डेफिनेटली हमने यहां पे क्या लिखना है, क्या है हाईएस्ट पॉइंट? माउंट एवरेस्ट। पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत कम जगह होगी। डेफिनेटली हम किसी पीक की, चोटी की बात कर रहे हैं, किसी समिट की बात कर रहे हैं, जो कि किसी पहाड़ की ही होगी, माउंटेन की ही होगी। और पूरी दुनिया में सबसे जो ऊंचा माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, ग्रेट हिमालयाज में, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम हाईएस्ट लैंड की बात कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि तिब्बतियन पठार जो है, या तिब्बतियन, इंग्लिश में पठार को क्या कहते हैं? प्लेटू, ठीक है। जो तिब्बतियन प्लेटू है उसमें भी पमीर नोट, ये जो जगह आ गई जहां पे दो हम देखते हैं कि माउंटेन रेंजेस आपस में मिलती है, इसको कहते हैं पमीर नोट। इसको रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो, हिंदू कुश माउंटेन है जो ये तो हमारे पास करलून माउंटेन्स है, करलुनशान, ठीक है। ये भैया हमारे पास माउंटेन रेंजेस जो है, करलून माउंटेन्स और हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, ये हिमालयास का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे सुलेमान रेंजेस भी नहीं, बाकी आपको ये जो जितना भी दिख रहा है इधर, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये हिमालयास, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने विशाल है। यूं एक चाप आर्क बनाते हुए, हिंदी में चाप कहते हैं, इंग्लिश में आर्क कहते हैं, बनाते हुए आगे निकल रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो बीच का है, सबसे बड़ी और सबसे ऊंची चोटियां जहां पे हैं वो ठीक बीचों बीच है। और इन चोटियों को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं द ग्रेट हिमालयाज। ये जो चोटियों की श्रृंखलाएं हैं, एक माउंटेन रेंज है, यूं बहुत बड़ी है, देखो यूं 2400 किलोमीटर तक रन करती है, और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, कश्मीर से शुरू होके। इसके ऊपर हमने देखा था ट्रांस हिमालयाज। अब जो ट्रांस हिमालयाज हैं, ट्रांस हिमालयाज हिमाचल के पेपरों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। अगर आपने इनके बारे में पढ़ना है तो हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञानम के नाम से, वहां पे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मैंने आपको इन माउंटेन्स के बारे में बताया होगा, ठीक है, अगर इनके बारे में डिटेल में आपने देखना है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के केस में हम देखते हैं इन माउंटेन्स की बात नहीं की गई है इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये जो माउंटेन्स हैं ये कहाँ पे हैं? अगर मैं बात करूँ तो ये लद्दाख में, कश्मीर में, और हम देखते हैं कि जो ग्रेटर हिमालयस है इनके ऊपर। हिमाचल में इसका बहुत कम, ना के बराबर हिस्सा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो अब ये जो ग्रेट हिमालयस के ऊपर की जो हिमालयस की पहाड़ी हैं, इन्हें हम एक नाम से बुलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालयास। क्या कहते हैं इन्हें हम? ट्रांस हिमालयास। और इन ट्रांस हिमालयास की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे काराकोरम की पहाड़ियां दिखेंगी। इन्हीं काराकोरम की पहाड़ियों में भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट K2 भी है। उसके बाद आपको लद्दाख की पहाड़ियां दिखेंगी, और उसके नीचे ज़ंस्कार की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। काराकोरम, लद्दाख और ज़ंस्कार,
कई बार हिमाचल के पेपरों में ये ट्रेडिशन है या ट्रेंड है कि पूछ लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करो या ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करो, या फिर क्या पूछ लेते हैं, अगर हिस्ट्री की बात करूं तो आपने देखा होगा अक्सर क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, पहले कौन आया बाद में कौन आया। इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपने तैयार रहना है और सबसे सही तरीका क्या है, आप मैप्स के थ्रू इन चीजों को पढ़े। आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, कि ट्रांस हिमालयस में सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर ज़ंस्कार आती हैं, ठीक है। इतना ही हमारे लिए इनके बारे में पढ़ना यहाँ पे काफी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रेट हिमालयाज हैं ये हिमाचल में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हिमाचल दिखाई देगा, डेफिनेटली आपको दिखेगा कि हिमाचल के ऊपरी हिस्से में आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो रेखाएं बना दी गई हैं, असली ज़मीन में लाइंस नहीं होती हैं, जो पहाड़ हैं वो बहुत विशाल होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन इलाकों में आपको दिखाई देगा कि हिमाचल के आपको ग्रेट हिमालयन जो पहाड़ियाँ हैं, ग्रेट हिमालयास हैं, उनकी पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। उसके बाद आपको हिमाचल में जो मेन या मुख्यतः जो पहाड़ियाँ दिखाई देंगी वो होंगी हिमालयास के साउथ की पहाड़ियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेसर हिमालयास कहते हैं। क्या कहते हैं, लेसर हिमालयास। ये टुकड़ों टुकड़ों में टूटी हुई कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं जो जुड़ के हम देखते हैं, जिनको कुल मिला के इकट्ठा कह देते हैं लेसर हिमालयास। पीर पंचाल, धौलाधार, महाभारत रेंज, बहुत सारी मसूरी रेंज, इसमें बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आती हैं, ठीक है। उन सारों के बारे में के करके हम यहाँ पे देखेंगे। और हम देखते हैं सबसे साउथ में या सबसे दक्षिण में एक बहुत ही विशाल पर कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में टूट टूट के चल रही है, ठीक है, ये माउंटेन रेंज आ रही है, छोटे छोटे पहाड़ों की बनी हुई है, इसे हम कहते हैं शिवालिक। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग शिवालिक रेंजेस और हम देखते हैं शिवालिक रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग लेसर हिमालयास को भी कवर करें। चलो देखते हैं आज कितना हम कर पाते हैं, वो बात की रही, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक अल्टीट्यूड के हिसाब से हिमालयाज का एक यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टीट्यूड के हिसाब से मैप मिल जाएगा, ठीक है, उसकी फिजियोग्राफी बताता हुआ। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे हिमालय की ऊंचाई को समझने के लिए। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ से अपना लेक्चर शुरू करेंगे हिमालयाज की क्लासिफिकेशन से। तो पहले समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होती क्या है, ठीक है। कोई भी पढ़ाई शुरू करने से पहले इस बात को गहराई से समझ लेना, जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एक तरीके की क्लासिफिकेशन ही है। और किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करना है, उसकी पढ़ाई करने को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपके रीजनिंग में भी काम आ सकती हैं, कई बार वहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं कि इसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है बहुत ही ध्यान से कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं उसमें कोई अकेला सब्जेक्ट अपना रोल नहीं अदा करता है, सारी चीज़ें वहाँ पे अदा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी चल रहा है या कहीं पे एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, ठीक है। गाड़ी चलती हुई गाड़ी के एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको पूछूं कि ये गाड़ी जो चल रही है इसके पीछे क्या हम देखते हैं, कौन सा ज्ञान या कौन सा विषय जो है वो काम कर रहा है। हो सकता है कोई कहे सर फिजिक्स, हाँ फिजिक्स के नियम ज़रूर यहाँ पे लग रहे होंगे, लेकिन केमिस्ट्री का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। किस तरीके से, गाड़ी किसी न किसी मटेरियल से बनी है, किसी न किसी के फ्यूल पे चल रही है। मैथमेटिक्स का भी बराबर सहयोग रहेगा गाड़ी को बनाने के लिए। गाड़ी के पहिए जिस स्पीड से घूम रहे हैं, जिस एंगल पे घूम रहे हैं। अच्छा, ये तो चलो साइंस की बात कर ली हम लोगों ने, है ना। इसमें बायोलॉजी, अब मैं कहूँ बायोलॉजी तो कुछ लोग कहेंगे सर गाड़ी एक नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन हम तो लिविंग बीइंग है ना, हम ही नहीं होते तो गाड़ी होती नहीं होती ना, हम हैं तो हमें गाड़ी की ज़रूरत हुई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स, है ना, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, सीधा फर्क पड़ता है। आपके पास कितने पैसे हैं उसके आधार पे गाड़ी होगी। क्वालिटी, सरकार अगर किसी तरीके की गाड़ी को बैन कर देती है, जैसे आपने देखा होगा डीजल गाड़ियों को कुछ वक्त बाद सरकार कई सरकारें क्या करती हैं, बैन कर देती हैं या फिर आगे लाइसेंस नहीं देती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं। लैंग्वेज, आप गाड़ी खरीदने जाओगे, गाड़ी शब्द ही अपने आप में लैंग्वेज का शब्द है, क्या कहोगे, क्या दे दो मुझे। हम देखते हैं कि असल दुनिया में अलग अलग हम देखते हैं ज्ञान जो है वो अलग अलग तरीके से नहीं होता है, सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ मिश्रित रूप में होती हैं। लेकिन
ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं क्योटिक, या हम देखते हैं कि क्योस में बहुत ज्यादा अरेंज नहीं होती है, इस वजह से हमें इन्हें समझने में दिक्कत आ सकती है। तो जो हम इंसान हैं, हम इंसान क्या करते हैं, चीजों को आसानी से समझने के लिए चीजों का वर्गीकरण करते हैं, चीजों को अलग अलग हम देखते हैं वर्गों में बांटते हैं। इसे ही इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। कि क्लासिफिकेशन कुछ और नहीं, चीजों को या किसी हम देखते हैं किसी नॉलेज को, किसी चीज को, या किसी भी आप तरीके का वस्तु ले लीजिए, इन सब चीजों को जब हम क्या करते हैं अलग अलग वर्गों में या अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं, सही शब्द यहाँ पे अरेंज करना रहेगा, अलग अलग क्लासेस में अरेंज करते हैं किसी ना किसी, ये देखना, ये याद रखना, किसी ना किसी बेस के आधार पे, तो हम कहते हैं कि चीजें आसान हो गई। एक और उदाहरण है इसका, अगर आपने अपना वार्डरोब या आपने अपना स्टडी टेबल देखा ही होगा, तो उसको आप अरेंज करके रखते हैं। लाइब्रेरी में सारी किताबें अरेंज करके रखी गई होती है, इसी वजह से वो जल्दी और आसानी से मुहैया हो जाती है, अदरवाइज किताब ढूंढना भी एक बहुत मुश्किल का काम होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इंसानों को जितना भी ज्ञान था, उस ज्ञान को उन्होंने कहा कि जो भैया भाषा है, भाषा को अलग रख लेते हैं, भाषा में भी हिंदी अलग रख ली, इंग्लिश अलग रख दी है ना। अब हम देखते हैं कि विज्ञान का ज्ञान अलग रख दिया, उसमें भी हम देखते हैं जब मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में डाल दिया, चीज़ें कैसे हो रही हैं फिजिक्स में डाल दिया। चीज़ों में भी हम देखते हैं कि जब हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे, मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे अलग से पढ़ेंगे, मटेरियल जब मोशन है तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, ये क्लासिफिकेशन ही है। उसमें भी जब हम देखते हैं पहले क्या करा हमने, पूरे ज्ञान को विज्ञान में बांटा, भाषा में बांटा और बाकी अन्य ज्ञानों में बांटा। विज्ञान की एग्जाम्पल ले लेते हैं, विज्ञान को भी हमने फर्दर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब में बांटा। फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिर्फ लाइट को पढ़ना है तो हमने कहा कि ये भी एक हमने क्लास बना दी ऑप्टिक्स, इसी में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसमें भी रिफ्लेक्शन अलग से पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन अलग से पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि क्लासिफिकेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप लोगों को पहले क्लासिफिकेशन समझने से पहले ये पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन होती क्या है। कहीं पे भी आप कुछ लोगों को देखोगे तो उनको किसी न किसी बेस के आधार पे आप क्या कर पाओगे, क्लासिफाई कर पाओगे। मैं उनको रिलीजन के बेस पे, है ना, उनकी हाइट के बेस पे, उनके कपड़ों के बेस पे, उनकी उम्र के बेस पे, हजारों तौर तरीकों से मैं लोगों को क्लासिफाई कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, तो हम देखते हैं कि जब जब क्लासिफिकेशन का बेस बदलेगा ना, क्लासिफिकेशन का जब जब बेस बदलेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कमरे का, यहाँ पे ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आप लोगों को जल्दी समझ आएगा, अभी ध्यान देंगे। मान लो मैं एक कमरे की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। अब इस कमरे के दो ये मैंने क्लासेस बना दी, दो खाने बना दिए, दो मैंने क्या कर दिया, इस कमरे के हिस्से कर दिए। मैं इस कमरे के बाहर हैं बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने कहा इस कमरे में जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्लासिफाई करके बैठाऊंगा। पहले मैं किसके बेसिस पे करूंगा, जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई करूंगा। तो मैंने कहा कि जेंडर के बेसिस पे सारी फीमेल्स इस तरफ आएंगी और सारे मेल्स इस तरफ आएंगे। ये तो एक तरीके की क्लासिफिकेशन होगी। अब मैंने एक और बार क्या करा, इसी ये जो कमरा है, इसी कमरे के दो हिस्से करे, लेकिन इस बार मैंने लोगों का वर्गीकरण जो है, लोगों की क्लासिफिकेशन जो है एज के हिसाब से करी। मैंने कहा 20 से कम इस तरफ, 20 से ज्यादा की उम्र के लोग इस तरफ। तो अब 20 से कम उम्र के हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किससे, 20 से कम और 20 के ज्यादा। ठीक है, इसको इस डब्बे को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, आपको विजिबल नहीं होगा शायद। देखो, तो मैंने कहा कि 20 से कम के इस तरफ और 20 से, ठीक है, जो ज्यादा के हैं, 20 से जो बड़े के हैं वो इस तरफ आएंगे। हो सकता है कुछ लड़कियों की उम्र जो हो वो 20 से ज्यादा हो, तो वो अब इस तरफ चली जाएंगी। यहाँ पे क्या रंग लिया था हमने लड़कियों के लिए, वही रंग लेते ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो वो लड़कियां कुछ इस तरफ चली जाएंगी और 20 से ज्यादा के लड़के तो ऑलरेडी इस तरफ हैं ही है, लेकिन 20 से कम के जो लड़के थे वो अब इस तरफ चले गए और 20 से कम की लड़कियां तो इस तरफ खैर है ही है। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी कि जैसे ही मैंने क्लासिफिकेशन का बेस बदला, यहाँ पे रिजल्ट भी बदल गया। तो वैसे ही होता है, एक चीज को मैं एक से ज्यादा तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी हिमालयाज की क्लासिफिकेशन करेंगे। एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया हिमालयाज को हमने कैसे पढ़ा,
लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, है ना, ट्रांस हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, दूसरी क्लासिफिकेशन से ऐसे पढ़ेंगे, वेस्टर्न, सेंट्रल, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। आपने अक्सर लैंग्वेज में पढ़ा होगा, कई बार जो है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। तो भैया आपको एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन का बेस बदलेगा तो रिजल्ट भी बदलेगा, ये चीज की आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात का ध्यान देना आप कि अब यहाँ पे हिमालयाज जो है ना, हिमालय जिनकी हमने बात करी, इन्हीं हिमालयाज को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हीं हिमालयाज को अगर मैं दिशाओं के हिसाब से बांटूं, या फिर मैं क्या करूं, इनको आप देख सकते हैं कि इनको कैसे बांटूं, मैं ट्रांसवर्स जोन में बांटूं। अब इस शब्द को भी समझेंगे कि ये शब्द जो है ट्रांसवर्स, इसका मतलब क्या है। इस शब्द को समझना भी अपने आप में बहुत जरूरी है। जहां कहीं पे भी आपको ट्रांसवर्स शब्द मिलेगा, आगे आपको ट्रांसवर्स वैलीज देखने को मिलेगी। यहां पे भी आपने ट्रांस हिमालयाज देखा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स शब्द का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर इस दिशा में जा रही है तो उसके 90 डिग्री पे जाती हुई कोई दूसरी जो चीज है उसे हम कहते हैं कि ये चीज क्या है, ट्रांसवर्स है। तो इस कंट्रास्ट में, इस संदर्भ के, हिमालयाज के संदर्भ की बात करें तो यहाँ पे आप एक बार पीछे आएंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। हिमालय जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके 90 डिग्री पे अगर मैं इनका यहाँ पे इनको यूं बांटूं, इनके 90 डिग्री पे लाइनें खींच के इनको बांटूं, तो आप देखेंगे ये क्या बन गया। हम देख इनकी क्या करी हमने, ट्रांसवर्सल डिवीजन कर दी, और ट्रांस या फिर हमने क्या कर दी, ट्रांसवर्सल क्लासिफिकेशन कर दी। तो इस बेसिस पे जो हिमालयाज हैं उनको हम देखते हैं कुछ अलग तरीके की क्लासिफिकेशन में बांटा जा सकता है, और कई बार पेपर में आ जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। हिमालयाज को जब ऐसे तुम बांटोगे तो आप देखोगे हिमालयाज को, आप जो पश्चिम के पहाड़ हैं उन्हें क्या कहेंगे, वेस्टर्न हिमालयाज, और जो पूर्व के पहाड़ हैं उन्हें क्या कहेंगे, ईस्टर्न हिमालयाज, और उन दोनों के बीच के पहाड़ों को आप क्या कहोगे, सेंट्रल हिमालयाज। अब इस तरीके की वर्गीकरण को जब आप करोगे तो जम्मू और हिमाचल प्रदेश के जो कुछ पहाड़ हैं वो वेस्टर्न में आ जाएंगे। उसके अलावा हम देखते हैं उत्तराखंड से लेके ब्रह्मपुत्रा नदी तक, मतलब अरुणाचल प्रदेश तक जो पहाड़ है वो ईस्टर्न आ जाएंगे, और उसके बीच के जो पहाड़ हैं वो सेंट्रल हिमालयाज आ जाएंगे। इस तरीके के वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे तो ऐसे एक लाइन ऐसे खींची जाएगी। मैं और रंग ले लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से समझाए। एक लाइन ऐसे खींची जाएगी। अब इसमें जो ये पहाड़ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो पहाड़ है, इनको मैं क्या कह सकता हूं, इनको मैं कहूंगा ये क्या है, वेस्टर्न पहाड़, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है, तो ये क्या होगा आपके पास वेस्ट, ये क्या होगा ईस्ट, और नीचे क्या है साउथ। तो ये वाले पहाड़ कौन से आगे, वेस्टर्न हिमालयाज आगे। अब जब मैंने वेस्टर्न हिमालय की बात आई तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ ट्रांस हिमालय भी आए, कुछ इसमें हम देखते हैं ग्रेटर हिमालयाज भी आए, और कुछ हिस्सा शिवालिक और लेसर हिमालयाज का भी आया। ये अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है, इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। हमने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहां से लेके यहां वाला, इसमें कौन सा आ गया, उत्तराखंड आ गया इंडिया का, बाकी तो नेपाल आ गया, है ना। बाकी कौन सा आ गया, नेपाल आ गया। इसको हमने कहा ये कौन से हिमालयाज है, सेंट्रल, बीच का है, सेंट्रल हिमालयाज है, ठीक है, बीच का है। और जो ये वाला हिस्सा आ गया ना, तो हमने कह दिया ये कौन सा है, ये पूर्वी, मतलब ईस्टर्न। अब देखो जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन वाली बात समझाई ना, उसी बात के बेस पे देखना रिजल्ट बदल गया ना। जब हमने क्या करा कि किसी तरीके का किसी चीज को क्लासिफाई करने का या क्लासेस बनाने का बेस बदल दिया। यहाँ पे हमने क्लासेस का बेस क्या बनाया, डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हमने 3 ट्रांसवर्सल जोन बनाए। ट्रांसवर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज जब दूसरी चीज के 90 डिग्री पे हो, तो हमने इस तरीके की ये क्लासेस बनाई हैं, ठीक है। यूं यूं करके हिमालय जा रहे इस दिशा में है तो ये 90 डिग्री पे हुआ, तो ये ट्रांसवर्सल 3 जोन बने। और इन तीनों जोनों में हम देखते हैं कि अभी तक जो हिमालय क्लासिफिकेशन देखी थी हमने, उसमें तीनों के तीनों कैटेगरी के पहाड़ आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ट्रांसवर्सल क्लासिफिकेशन करें हिमालयाज की तो हमारे पास कितने तरीके के हिमालयाज हैं, 3 तरीके के। वेस्टर्न, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का इलाका आता है, सेंट्रल जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका आता है, और ईस्टर्न जिसमें हम देखते हैं क्या आएगा आपके पास, अरुणाचल प्रदेश का इलाका, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का इलाका
आएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब ये अलग तरीके की क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब ये क्लासिफिकेशन ज्यादा हम लोगों के साथ, हम इसके साथ ज्यादा फैमिलियर हैं, हमें इस क्लासिफिकेशन के बारे में जो है ना ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि बार बार ये नाम सुन चुके हैं। शिवालिक के पहाड़ हम बार बार सुन चुके हैं, ट्रांस हिमालयास बार बार सुन चुके हैं, मिडल हिमालयास बार बार हम पहाड़ों के नाम यहाँ पे सुन चुके हैं। तो इस लेक्चर में कम से कम हम लोग क्या करेंगे, शिवालिक पहाड़ों के बारे में जान के ही जाएंगे। मैं एक और बात बता दूं आपको, लेक्चर की लेंथ में जानबूझ के शॉर्ट रख रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत लेंदी या बोरिंग लेक्चर महसूस ना हो। शिवालिक की बात करते हैं। इस मतलब पहले मैं हमेशा आपको क्या सिखाया मैंने कि शब्दों को तोड़ो। शिवालिक शब्द को जब तोड़ोगे तो शिवालिक शब्द का अपने आप में क्या मतलब निकलता है, भगवान शिव के बाल, भगवान शिव के बालों से बनी हुई पहाड़ियां, ये मतलब है इसका शिवालिक का। ठीक है, भगवान शिव के बने हुए शिव के पहाड़। ठीक है, अगर शिवालिक पहाड़ों की बात करूं तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इनको हम आउटर हिमालयास कहते हैं। क्या कहते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो हिमालयास हैं उनमें सबसे साउथ में आप देखेंगे तो आपको शिवालिक के पहाड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन से पहाड़ देखने को मिलेंगे, ये देखो वो नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। यहाँ पे भारत के नक्शे में, मानचित्र में देखते हैं तो आपको ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये शिवालिक के पहाड़ हैं। और ज्यादा गहराई में समझने के लिए मैं आपको एक और यहाँ पे चित्र बना के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, दिस फिगर विल टेल यू कि किस तरीके से और किस वजह से हम इसे आउटर शिवालिक्स को आउटर हिमालयास कहते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस रीजन में बहुत सारे पहाड़ हैं। जैसे यहाँ पे ये जो मैं पहाड़ बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा मुझे यहाँ पे जो मैंने ये पहाड़ बनाए हैं, ये आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं ये है ग्रेट हिमालयास। इनके ऊपर जो मैं पहाड़ बना रहा हूँ यहाँ पे ये क्या बनाया मैंने, ट्रांस हिमालयास। ठीक है, अब इनके नीचे जो पहाड़ हैं ये मैंने कौन से बनाए, ये मैंने पहाड़ बना दिए आपके पास लेसर हिमालयास। अब ये जो मैंने पहाड़ बनाए हैं, ये जो मैंने लाल रंग से पहाड़ बनाए हैं, ये कौन से पहाड़ हैं, ये हैं शिवालिक। ये कौन से हैं, शिवालिक पहाड़। इन पहाड़ों के नीचे आप जाओगे तो मैदानी इलाका है, मैदान है। ठीक है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेट इंडियन प्लेन्स दिखेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे आपको बंगाल में, यहाँ पे क्या दिखेगा, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। भारत में आगे प्लेन्स आ गए, हालांकि आगे फिर से पहाड़ है। यहाँ पे आपको अरावली के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हम देखते हैं कि नर्मदा वैली के उस तरफ विंध्या और यहाँ पे सतपुरा के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन हिमालयाज में आखिरी पहाड़ यही है शिवालिक। उसके बाद तो मैदानी इलाका आ गया, तो हम क्या कहेंगे, बाहरी हिमालय हैं ये या आउटर हिमालय हैं ये। क्या कहेंगे इनको, आउटर हिमालयाज कहेंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों शिवालिक को हम क्या कह रहे हैं, आउटर हिमालयाज यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, शिवालिक को क्यों हम आउटर हिमालयाज कह रहे हैं, ये बात आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम इनकी बात करें तो हम देखते हैं ये कहाँ ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयास के बीच में बताया गया है। इनकी जो पोजीशन है वो ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयास के बारे में बताया गया है। इस बात को भी समझ लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लेन्स हैं इन्हीं को ग्रेट प्लेन्स कहा गया है। इनको कई बार हम क्या कह देते हैं, ग्रेट, या फिर क्या कह देते हैं, गैंगटिक, गंगा के प्लेन, गैंगटिक, या इसको क्या कह देते हैं, इंडस गैंगटिक, इंडस एंड गैंगटिक प्लेन्स, या फिर क्या कह देते हैं, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, या फिर क्या कह देते हैं हम लोग, ग्रेट प्लेन्स भी कह देते हैं। यहाँ पे जो सिंधु नदी है ना, उसकी जो नदियां और उसकी जो सहायक नदी है, उससे बनता है पंजाब और हरियाणा के जो मैदानी इलाके हैं वो, और उत्तराखंड से नीचे मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में जितने भी ये मैदानी इलाके हैं ये गंगा बनाती है। इसीलिए हमने इसको इंडस और गंगा या इंडो गैंगटिक प्लेन भी कह देते हैं।
या फिर इसको ग्रेट इंडियन प्लेन, क्योंकि बहुत विशाल है ये, बहुत विशाल। हम देखते हैं पूरे के पूरे राज्य, पंजाब पूरा राज्य हो गया, हरियाणा पूरा राज्य है, एक हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इससे बड़े बड़े राज्य, पूरे राज्य इन्हीं में समा जाते हैं, इसलिए ये बहुत विशाल हम देखते हैं मैदान है, इसीलिए इनको ग्रेट प्लेन्स कहते हैं। तो इनके बीच में और ऊपर आपको ये जो पहाड़ियां दिख रही हैं, ये कौन सी पहाड़ियां हैं, इन्हें कहते हैं लेसर हिमालय, जिसमें धौलाधार, पीर पंचाल, मसूरी रेंज ये सब आ गई। इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे शिवालिक रेंज दिख रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में सैंडविच के अंदर जैसे हम देखते हैं ना कि हम देखते हैं कि जैसे वेजिटेबल्स दो ब्रेड के बीच में रहते हैं सैंडविच में, ठीक है, वैसे हम देखते हैं शिवालिक्स भी हम देखते हैं कि ग्रेट प्लेन्स, और हम देखते हैं जिसको ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी कहते हैं, और लेसर हिमालयास के बीच में है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें शिवालिक के जो पहाड़ है, आप देखो ये फोटो देखो पहले तो, ये अगर आप कभी कसोली गए हो ना, या आप कभी अगर मैं बात करूं डलहौजी गए हैं, तो आपको इस तरीके के पहाड़ देखे होंगे। यहाँ पे इस पेड़ को आप देखोगे ना, इस पेड़ को पहचानने की कोशिश करो, अगर आप पहाड़ी हो तो इस पेड़ को जरूर आप पहचानोगे, ये चील का पेड़ है, ठीक है। हम देखते हैं चील का पेड़, आपको ये पहचान लोगे आप इसको, ठीक है। अब ये जो पेड़ है, अगर थोड़ी और ज्यादा ऊंचाई होती ना, तो चील के बजाय यहाँ पे देवदार होता, चील नहीं होता। अब चील के पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं लगते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एक ऊंचाई जो है वो जरूरी है, इसीलिए जो शिवालिक के पहाड़ हैं ये बहुत ज्यादा ऊंचे भी नहीं है। आप यहाँ पे अगर इनका अल्टीट्यूड देखेंगे, ये देखिए, ये पहाड़ों का सारों का अल्टीट्यूड है। सबसे ऊंचे आप यहाँ पे देखेंगे द ग्रेट हिमालयास है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचे हैं, मिड हिमालयास भी काफी ऊंचे हैं। ये रहे शिवालिक, ये देखो ये मैदान इतने कर ऊंचे हैं समुद्र से, समुद्र की सतह से, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि समुद्र की सतह से जो मैदान ऊंचे, उनसे थोड़ा सा ऊंचे कौन से शिवालिक हैं। शिवालिक कोई बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है। तो यहाँ पे शिवालिक की ऊंचाइयों की ही तो बात कर रहे हैं हम लोग। शिवालिक पहाड़ों की ऊंचाइयों की बात करूं तो 600 से लेके 1500 मीटर तक ही ये समुद्र की सतह से ऊपर है। सी लेवल से दे आर अप्रोक्सीमेटली 600 to 1500 मीटर एलिवेटेड फ्रॉम द सी लेवल। इसका क्या मतलब है कि जो समंदर की सतह है, ठीक है, उससे कितना ऊंचे, 600 से 1500 हम देखते हैं मीटर से ऊंचे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी, ये तो ऊंचाई की बात कर ली, अगर मैं इसके स्ट्रेच की बात करूं, लंबाई की बात करूं, तो 2400 किलोमीटर तक ये लंबे हैं। और आप देख सकते हैं पटवार प्लेटू, ठीक है, से लेके कहां तक, पटवार प्लेटू की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के इलाके में आपको ये मिलेगा, वहां से लेके आपको ब्रह्मपुत्रा तक ये आगे चलते हुए दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, या आपको एक बार फिर से मैं यहाँ पे ये इमेज दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे ये शिवालिक के पहाड़ हैं, ये शिवालिक की पहाड़ियां आप देखोगे यहाँ पे, इसको नीले रंग से बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो पटवार प्लेटू से चलते हुए आप देखेंगे कि ये यूं आगे जाते हुए, ये देखो ब्रह्मपुत्रा की, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है और इससे बनने वाले मैदान हैं, ये अरुणाचल प्रदेश तक यूं आगे बढ़ रहे हैं 2400 किलोमीटर का सफर पूरा करके, ठीक है, 2400 किलोमीटर का सफर पूरा करके 2400 किलोमीटर्स का ये सफर पूरा कर रहे हैं, ठीक है। That's why we can call कि their length is approximately 2400, that is 2400 किलोमीटर्स। पर एक बात है जिसका आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, दे आर नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। ये क्या है, बीच में हम देखते हैं कि हम देखते हैं डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। ये देखो ऐसा इसलिए कि बहुत सारी नदियां जो है यहाँ से बहते हुई। तो एक और यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखेंगे, ठीक है, द सदर्न स्लोप्स आर स्टीपर देन द नॉर्दर्न स्लोप। अब इसका क्या मतलब है कि जो साउथ की स्लोप्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा स्टीप हैं, वो ज्यादा खड़ी हैं, ठीक है, और जो नॉर्थ वाली साइड है, जो ऊपर वाली साइड है लेसर हिमालयस की तरफ, वो हम देखते हैं कि इस तरीके की। आपको अगर मान लो कि ये आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियों का जिक्र करूँ, ये मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन में ग्रेट इंडियन प्लेन्स है, GIP लिख रहा हूं मैं इसके लिए, और यहाँ पे आप देखेंगे लेसर हिमालयास, या फिर जिसको हम पीर पंचाल और धौलाधार कहते हैं, वो इस तरफ है। तो इस तरफ से हम देखते हैं कि ये पहाड़ कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन साउथ की साइड हम देखते हैं कि इनका जो स्लोप है वो हम देखते हैं क्या है, ज्यादा है, ज्यादा स्टीप है। नॉर्थ की तरफ इनका स्लोप जो है वो थोड़ा कम है। ये स्टेटमेंट ये कह रही थी। आपको आई होप ये पूरा का पूरा सारा का सारा ये समझ आ चुका होगा। चलिए
कुछ आगे इनके बारे में कुछ और चीज कहते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि पुराने वक्त में शिवालिक रेंज को हम किस बात से, किस नाम से जानते थे? मानक पर्वत के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? आप देख सकते हैं, मानक पर्वत के नाम से भी इनको जानते हैं। अगर एग्जामिनर कभी आपको पूछता है कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अगर वो पूछता है कि शिवालिक हिल्स वर नोन by which name in the ancient time, then you must know the answer should be Manak Parvat. And Shivalik literally means tresses of Lord Shiva. शिवा की जटाएं, बालों की जो मैंने बात करी थी, जटाधारी अमली कहते हैं शिवा को। ठीक है, यहाँ पे अमली जो शब्द है, खैर उसका मतलब अलग है। उसका मतलब है कि अमल मतलब ऐसी चीजें जिनसे, अमल का जो सही मतलब है वैसे तो एसिड होता है, ऐसी चीजें जिनसे नशा हो जाए, इसी नशा होने वाली चीजों को हम अमल कह देते हैं। और अमल को वो धारण करने वाला अमली हो गया। और यहाँ पे वर्ड साथ में दूसरा हम देखते हैं शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो जटाधारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जटाएं हैं, जटाओं में मैं बात करूं जिसको आज हम कहते हैं ना डेड लॉकिंग, बालों की जटाएं वो आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं ना, ठीक है, धूड़ू, हम कहते हैं धूड़ू। तो धूड़ू का मतलब ये है कि भैया वो 24 घंटे साधना में इतने बिजी हैं कि वो अपना, हम देखते हैं स्नान और इन सब चीजों को ना करने की वजह से जो साधु लोग भी हैं उनके भी आपने देखा होगा बाल में भस्म लगा के, जब धूल लगाते हैं तो उनकी जटाएं बन जाती है बड़े बड़े बालों की। तो वही जटाओं की बात कर रहे हैं, तो जटाएं को ही कहते हैं ट्रेसेस। तो ट्रेसेस ऑफ शिवा की अगर मैं बात करूं तो भैया इसी का यही मतलब है, शिवाय की, शिव की जटाओं को ही कह दिया है। शिव की जटाओं की तरह यूं 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 फैले हुए हैं शिवालिक। ठीक है, मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक रेंज इन विड्थ फ्रॉम 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश एंड लेस देन 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो शिवालिक के पहाड़ है, अगर हिमाचल जैसे हम देखते हैं ऐसे नॉर्थ की साउथ की तरफ जाते हैं ना जब, तो इनकी जो मोटाई है ना वो मोटाई कम होती जाती है। हिमाचल प्रदेश में आप बात करेंगे तो इनकी जो मोटाई है ना लगभग 50 किलोमीटर के आसपास रहती है। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते हैं तो ये मोटाई कम हो जाती है और कम होकर बस कितनी रह जाती है, हम देखते हैं 15 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो साउथ की तरफ जाते हुए इनकी मोटाई जो है वो कम हो जाती है। और रेनफॉल की बात करते हैं कि भैया साल में एवरेज, कुल मिला के अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी होती है। यहाँ पे एनुअल का मतलब क्या है? 1 ईयर, एक साल। ठीक है, एक साल में देखो हो सकता है किसी एक दिन ज्यादा बारिश हो, किसी एक दिन हो सकता है कम बारिश हो, और हो सकता है किसी दिन बारिश हो ही ना। तो कुल मिला के जितनी भी साल में बारिश हुई है, ठीक है, उसकी जब एवरेज निकालती हूँ, मैं इतना उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको एवरेज निकालना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैथ्स का एक कंसेप्ट है, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, है ना। मान लो कि मेरे पास कि पहले दिन कितनी हुई, 0 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो मैं ऐसे लिखूंगा 0 सेंटीमीटर। दूसरे दिन मेरे पास मान लो 20 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 सेंटीमीटर। तीसरे दिन 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, यूँ लिखूंगा। चौथे दिन 0 सेंटीमीटर बारिश हुई। ऐसे में 665 दिनों में कितनी बारिश हुई वो सब का सब यहाँ पे लिखूंगा, बटा यहाँ पे 365 करूंगा। ठीक है, और फिर जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास, जो भी आएगा सेंटीमीटर्स में आएगा, वो क्या होगी मेरे पास एवरेज रेनफॉल मेरे पास आ जाएगी। और किसकी? एक साल में होने वाली एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शिवालिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर, और इसमें सेंटीमीटर में बात करूं तो 15 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अब ये सेंटीमीटर का क्या हिसाब किताब है ये भी मैं आपको बता दूं। भैया बारिश हो ना, जब बारिश कितनी हुई है इसको मेजर कैसे करते हैं ये आपको ये भी पता होना चाहिए, अदरवाइज तो ये देखो रट्टे वाला काम है कि 15 सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर तो कोई जिंदगी में पता नहीं चल पाएगा। जब भी ना बारिश होती है ना, यहाँ पर ध्यान देना, ये आए बादल, इन बादलों ने बरसाई बारिश, नीचे बैठे हैं हम लोग, हमें नहीं पता कितनी बारिश हो रही है। ये है मेरे यहाँ पे मेरा, मान लो मेरा घर है और मैंने क्या करना है, मेजर करना है कि बारिश कितनी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक फनल सी होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम देखते हैं इस तरीके का। ठीक है, इसको मैं ना यूं बारिश में छोड़ाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि इसके पास ना कोई पेड़ हो, दूर हो, ना कोई इसके ऊपर से तार गुजर रही हो, है ना कुछ हो, मतलब उससे पानी गिर के इसमें ना गिरे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जब बारिश होगी तो पानी जो इसके अंदर गिरेगा, ठीक है, वो यहाँ पे हम देखते हैं रीडिंग लगी होगी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से
तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी भरा, उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। कुछ इसी तरीके से होता है पूरा एग्जैक्ट। इसको अगर तुम्हें मैं ज्योग्राफी में मीटरोलॉजी में पढ़ाऊंगा या फिर क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा, या अगर आपने पढ़ना होगा तो प्रेसिपिटेशन में बता चुका हूँ, दूसरे वाले चैनल पे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं या इंतजार कर सकते हैं कि यहाँ पे भी मैं वो चीज़ जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए खैर, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसी तरीके से बारिश को मेजर करते हैं, और जो बारिश है 1500 से हम देखते हैं 1800 मिलीमीटर के आसपास, या 15 से 18 मिलीमीटर के आसपास की यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं शिवालिक इन हिमाचल प्रदेश जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग जाने से पहले क्या पढ़ेंगे, देखो ये तो पहले हमने शिवालिक पहाड़ों के बारे में जाना ना, लेकिन हिमाचल में जो शिवालिक है उसके बारे में डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शिवालिक की, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जाने से पहले इसके ऊपर एक नज़र डाल के हम जरूर जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं जम्मू रीजन में, या जम्मू के इलाके में जम्मू हिल्स कहते हैं, शिवालिक पहाड़ों को क्या कहते हैं, जम्मू पहाड़ियां, जम्मू की पहाड़ियां, या हम देखते हैं कि इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं डफला, मीरी, अबोर और मिशमी, इन नामों से जाना जाता है। किस पहाड़ियों को, हम देखते हैं कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं। खैर यहाँ पे थोड़ा सा टेबल इधर उधर हो गया, हमारा मतलब मकसद जो है वो पढ़ाई से है, तो पढ़ाई तो आपको यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ कैसे। ठीक है, जो उत्तराखंड है वहां पे हम देखते हैं डूंडवा, या फिर हम देखते हैं ढांग, इस नाम से इन पहाड़ियों को जाना जाता है। नेपाल में इनको चूरिया घाट के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में इन पहाड़ियों को चूरिया घाट के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बढ़िया रहेगा, आपको आगे ये काम भी आ जाएगा। चलिए, तो आज का ये लेक्चर था जिसके बारे में हमने शिवालिक पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक पहाड़ियां हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ आज के लिए लेते हैं विदा, अगले हम लोग लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और इसको लाइक कर देंगे आप तो हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाएगा, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी आगे के आपके लिए लेक्चर लाने के लिए। और जैसा कि मैं हर लेक्चर से पहले कहता हूं कि अगर आपको कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट है तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्ञानम.कॉलेज के नाम से आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिख जाएगा। हमारा जो देखो आप लोगों में से पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कहा था कि सर जो हिम ज्ञानम है इसका अलग से टेलीग्राम चैनल, हमने अलग से एक टेलीग्राम चैनल भी मिल गया है। आप हिम ज्ञानम सर्च करेंगे वहाँ पे तो आपको ये मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही वो पूरा फुली एक्टिव भी हो जाएगा, इसमें आपको सारी की सारी जो PDF है या बाकी चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ ज्ञानम। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अवेल कर सकते हैं, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, हैव अ गुड टाइम।